आज की कहानी एक ऐसे एयर क्रैश की है जो अमेरिका का एविएशन हिस्ट्री का एक बड़ा एक्सीडेंट बन गया। साल 2025 29 जनवरी को एक बॉम्बार्डियर CRJ-700 पैसेंजर प्लेन और UH-60 ब्लैक हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर की मिड एयर कोलिजन हुई वॉशिंगटन DC के पोटोमाक रिवर के ऊपर। इस एक्सीडेंट में 67 लोगों की मौत हो गई, जो 2001 के बाद से सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर है। आज हम जानेंगे इस एक्सीडेंट के पीछे के टेक्निकल रीजंस, पायलट कम्युनिकेशंस और इन्वेस्टिगेशन अपडेट्स जो NTSB ने दिए हैं। क्रैश से पहले अमेरिकन ईगल फ्लाइट 5342 एक रीजनल जेट को रोनाल्ड रेगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। प्लेन में 60 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स थे। US आर्मी का UH-60 ब्लैक हॉक जो नाइट टाइम मिलिट्री ट्रेनिंग मिशन पर था। हेलीकॉप्टर में 3 सोल्जर्स थे, पायलट कैप्टन रेबेका, चीफ वारंट ऑफिसर एंड्रयू और क्रू चीफ ब्रायन। रेगन नेशनल एयरपोर्ट का एयर स्पेस बहुत कंजेस्टेड और कॉम्प्लेक्स है। एक कंट्रोलर ने साइमल्टेनियसली हेलीकॉप्टर और प्लेन दोनों को गाइड करने की कोशिश की, जबकि ऐसे केसेस में नॉर्मली 2 कंट्रोलर्स होने चाहिए। ATC ने ब्लैक हॉक को बोला। हेलीकॉप्टर पायलट ने रिप्लाई दिया, वी हैव एयरक्राफ्ट इन साइट रिक्वेस्टिंग विजुअल सेपरेशन। पर इसमें एक एरर है। हेलीकॉप्टर की अल्टीट्यूड लिमिट 200 फीट थी, लेकिन वो सडनली ऊपर चला गया और इम्पैक्ट हो गया। हेलीकॉप्टर और CRJ-700 एक दूसरे के बिल्कुल पास आए और 8:43 PM पर पोटोमाक रिवर के ऊपर टकरा गए। प्लेन और हेलीकॉप्टर दोनों के फ्यूल टैंक्स एक्सप्लोड हो गए और व्रेकेज पानी में गिर गए। रेस्क्यू टीम्स को लगा शायद कुछ लोग सर्वाइव कर सके, पर कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला। 55 बॉडीज पानी से रिकवर की गई। NTSB इन्वेस्टिगेशन कहती है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गया है, जिसका एनालिसिस चल रहा है। CRJ-700 का भी फ्लाइट रिकॉर्डर और TCAS कंप्यूटर रिकवर हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन इन 3 चीजों पर फोकस कर रही है। हेलीकॉप्टर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल का इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं फॉलो किया? क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टाफिंग शॉर्टेज एक मेजर फैक्टर था? क्या विजुअल कंडीशंस और नाइट फ्लाइंग ने क्रैश में रोल प्ले किया? एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने कहा FAA और मिलिट्री रेगुलेशंस के हिसाब से ब्लैक हॉक को 200 फीट के अंदर ही रहना था, पर उसने ज्यादा एल्टीट्यूड ले ली। NTSB इन्वेस्टिगेटर ग्रेग फेथ ने बोला कि नाइट टाइम विजिबिलिटी और सिचुएशनल अवेयरनेस इस क्रैश का एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। US डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेग्सेथ ने कहा कि हेलीकॉप्टर क्रू काफी एक्सपीरियंस था, पर एल्टीट्यूड फैक्टर एक मेजर इश्यू था। ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी सीन डफी ने बोला, मैं इस हादसा को बचा सकता था। एविएशन सेफ्टी के लिए क्या बदलाव होंगे? फ्यूचर सेफ्टी मेजर्स ने कहा एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टाफिंग बदलाव होगी, क्योंकि रेगन एयरपोर्ट में कंट्रोलर्स की शॉर्टेज थी, जो इस एक्सीडेंट का एक रीजन हो सकता है। और मिलिट्री ट्रेनिंग फ्लाइट रूल्स भी बदलाव होंगे, क्योंकि FAA और US आर्मी नए प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं, जिससे मिलिट्री और सिविलियन फ्लाइट्स का बीच कोऑर्डिनेशन बेटर हो। और लास्ट वन जो है बेटर नाइट फ्लाइंग प्रोटोकॉल्स, क्योंकि नाइट टाइम विजिबिलिटी एक इश्यू था। इस वजह से नाइट ट्रेनिंग और बेटर टेक्नोलॉजी यूज होने पर डिस्कशंस हो रही है। क्या ये डिजास्टर दोबारा हो सकता है? तो ये एक्सीडेंट सिर्फ एक ह्यूमन एरर नहीं था, बल्कि एक एविएशन सिस्टम फेल्यूर का बड़ा एग्जाम्पल है। सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स होने के बावजूद अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पायलट ट्रेनिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो ऐसे डिजास्टर फिर हो सकते हैं। इस क्रैश ने हमें ये सिखाया कि एविएशन सेफ्टी के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलती रहे।